हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद इसके सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स के आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, फ्रैक्शन, घर्षण। घर्षण किसे कहते हैं? कभी कभी हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे अगर मेज पर एक कॉपी रखी हुई है, ठीक है, उस कॉपी पर अगर हम मेज पर रखी कॉपी पर बल लगाकर उसको खिसका दें तो कुछ दूरी पर तक कॉपी खिसकने के पश्चात वो विरामावस्था में आ जाती है, अर्थात वो रुक जाती है। ठीक, क्यों रुक जाती है वो? अगर मेज चिकनी है, चिकनी और चमकदार है, और कॉपी की सतह भी एकदम चिकनी है, ठीक, तो अगर इस कॉपी पर हम बल लगाते हैं तो ये थोड़ा दूर जाकर रुकती है। लेकिन अगर मेज हमारी खुरदरी है, मेज कैसी है? खुरदरी है, और इस पर अगर हम कॉपी पर बल लगाएं और ये ऊपर खिसकती है तो ये पहले की अपेक्षा थोड़ी कम दूरी तक जाती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे आप जानते हो भाई, आप साइकिल से जा रहे हो, ठीक, अगर रास्ता एकदम चिकनी और चमकदार है तो आप एक पैडल में अधिक दूरी तय करते हो। लेकिन अगर रास्ता खुरदरी है, ठीक, उस पर आप अगर एक पैडल मारते हो तो आपके द्वारा तय की जो दूरी होती है पहले की अपेक्षा कम होती है। तो इन सब का रीजन क्या है? ये सब क्यों होता है? इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये सारी प्रक्रियाएं हमारी घर्षण के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? घर्षण, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन अंग्रेजी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी घर्षण के अंतर्गत आती हैं। तो घर्षण क्या होता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, जब दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति होती है। जब दो वस्तुओं के बीच कैसी गति होती? आपेक्षिक गति होती है। तब उस स्थिति में दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य एक बल उत्पन्न हो जाता है। दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य एक बल उत्पन्न हो जाता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है। और यही विरोधी बल हमारा कौन सा बल कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। तो घर्षण बल क्या होता है कि जब दो वस्तुओं के बीच, जैसे हम ये अपना हाथ जो है इस बोर्ड पर स्लिप कर रहे हैं, बढ़िया आसानी के साथ जा रहा है, ठीक, क्योंकि ये चिकना और कैसा है? चमकदार है। अगर अभी ये खुरदरा होता तो इस पर जब हम अपना हाथ लगाते तो जितना बल लगाते उतनी तेज फिर ये नहीं जा सकता था, ठीक है। तो घर्षण बल क्या होता है? जब दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति होती है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर चलती है। जैसे ये हम अपना हाथ बोर्ड पर फिसला रहे हैं तो ये हमारे हाथ की सतह हुई और ये बोर्ड की सतह हुई। दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य जो है एक बल उत्पन्न होता है, और यह बल वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है। और उसी विरोधी बल को हम कौन सा बल कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो घर्षण बल क्या होगा? जब दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति होती है तब दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य एक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह बल वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है। तो यही विरोधी बल जो होता है हमारा कौन सा बल कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। तो घर्षण बल के उत्पन्न होने का कारण क्या है भाई? ये घर्षण बल जो होता है क्यों उत्पन्न होता है? तो घर्षण बल के उत्पन्न होने का कारण होता है वस्तु, ठीक, वस्तु तथा सतह के मध्य, वस्तु की सतह तथा जो है जिस पर गति कर रही है, ठीक, वस्तु और जिस पर ये गति कर रही है, अर्थात हम कह सकते हैं दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य स्थित अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल। तो इसका कारण क्या होता है? दोनों वस्तुओं की सतह के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो घर्षण बल का कारण होता है, ठीक है। अब घर्षण बल की हम दिशा किधर कह सकते हैं भाई? तो जैसे घर्षण बल की दिशा की बात करते हैं, इसकी दिशा किधर होती है? तो वस्तु के गति के विपरीत, वस्तु की गति के विपरीत। अगर ये विपरीत आएगी तभी तो वस्तु की गति का विरोध करेगी, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो घर्षण बल की दिशा किधर होगी? वस्तु के गति के विपरीत दिशा में। देखिए विपरीत दिशा में कैसे होगी? जैसे ये आपकी एक हम मान लेते हैं मेज है, चिकनी और चमकदार है, ठीक, इस पर ये आपका एक गुटका रखा हुआ है। इस गुटके पर जब हम बल लगाते हैं, ठीक, या गुटके को हम आगे की तरफ खींच रहे हैं तो ये गुटका इस पर जो है आगे की तरफ गति करेगा।
तो भाई जो घर्षण बल उत्पन्न होगा, ये जैसे मान लेते हैं सपोज दैट ये गुटके की सतह हो गई, किसकी सतह हुई, गुटके की सतह हुई, और ये मेज की सतह हुई। तो इनकी, ये मेज जो है ये इस दिशा में गतिमान है, आगे की तरफ गतिमान है, तो घर्षण बल इधर लगेगा, अर्थात इसकी गति के विपरीत दिशा में। जो घर्षण बल उत्पन्न होगा वो किधर होगा, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा, तभी तो वस्तु की गति का विरोध करेगा। ठीक, तो घर्षण बल की जो दिशा होती है वो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है। जैसे एक पहिया जो है, ये मान लेते हैं पहिया है, ये पृथ्वी पर लुढ़क रही है, तो पहिया जो है देखिए इस दिशा में जाएगी लुढ़कते हुए, इधर से फिर इधर आएगी, इधर से इधर आएगी। तो जब पहिया इधर से इधर जा रही है तो इस पर लगने वाला घर्षण बल किधर हो जाएगा, आगे की ओर होगा, भाई पहिए की गति के विपरीत दिशा में होगा। ठीक, तो घर्षण बल की दिशा किधर होती है, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है। और इसकी उत्पत्ति का कारण क्या होता है, दोनों वस्तुओं के जो है सतहों के मध्य स्थित अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल। और घर्षण बल की प्रकृति क्या होती है, अगर इसकी हम प्रकृति की बात करें तो ये इसकी प्रकृति क्या होती है, ये विरोधी बल है। कैसा बल है, विरोधी है, ये वस्तु की गति का क्या करता है, विरोध करता है, विरोधी बल है। ठीक है, देखिए जो घर्षण बल का मान होता है, घर्षण बल का मान ये सतह पर निर्भर करता है। सतह जितनी चिकनी और चमकदार होती है, सतह जितनी कैसी होती, चिकनी और चमकदार होती है, घर्षण बल का मान जो होता है उतना ही कम होता है। और सतह जितनी खुरदरी होती है, घर्षण बल का मान उतना ही अधिक होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा घर्षण किसे कहते हैं, तो घर्षण की परिभाषा क्या होगी, जब दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति होती है तो इन वस्तुओं की सतहों के मध्य एक बल उत्पन्न हो जाता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है, और यही विरोधी बल कौन सा बल कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की उत्पत्ति का कारण बता दिया, इसकी दिशा बता दी और इसकी प्रकृति बता दी। ठीक है, अब एक बात और हम समझ लेते हैं कि घर्षण जो होता है, जैसे कहा जाए घर्षण जो है वो वस्तु की बुराई है या अच्छाई है। ठीक, तो घर्षण जो है ये एक तरीके से बुराई भी है और एक तरीके से अच्छाई भी है। ठीक, वो घर्षण अच्छाई क्या है भाई, जैसे हम पृथ्वी की सतह पर चलते हैं, अच्छाई, अगर हम घर्षण की अच्छाई की बात करते हैं, गुण की बात करते हैं, उसके बाद हम बुराई, भाई कोई भी चीज़ होती है उसमें अच्छाई और बुराई दोनों होती है। ठीक है, तो अच्छाई की बात करते हैं, सबसे पहले अच्छाई के प्रपंच में चलते हैं। जैसे हम पृथ्वी तल पर चलते हैं, ठीक, अगर हमारे, जैसे हम स्लीपर पहने हुए हैं, जो पहने हुए हैं, और पृथ्वी की सतह पर पानी बिखरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक, तो अगर हमारे पैरों के और पृथ्वी के मध्य घर्षण बल कार्य नहीं करेगा तो क्या हम पृथ्वी तल पर चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। भाई जैसे घर्षण कार्य नहीं कर रहा है, जहाँ पैर रखे तुरंत पैर से लिप कर गया, तो क्या आप पृथ्वी तल पर चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। तो यहाँ पर ये घर्षण क्या हुआ, अच्छाई हुई। हम मार्कर से जो है बोर्ड पर लिख रहे हैं, मार्कर से बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो मार्कर और बोर्ड के जो अणु हैं, ठीक है, मार्कर और बोर्ड के मध्य घर्षण बल कार्य कर रहा है, तभी हम इस पर लिख पा रहे हैं। नहीं, जैसे अगर घर्षण बल कार्य ना करता, मार्कर रखते तुरंत से लिप कर जाता, तो क्या इस पर लिख पाते, नहीं लिख पाते। ठीक, तो हम अगर पेन से कागज पर लिखते हैं तो पेन और कागज के अणुओं के मध्य जब घर्षण बल कार्य करता है तभी हम इस पर लिख पा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, पृथ्वी तल पर चलते हैं, घर्षण बल कार्य करने के कारण हम पृथ्वी तल पर चल सकते हैं, और घर्षण बल अगर कार्य नहीं करेगा तो हम पृथ्वी तल पर चल नहीं सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, बुराई की अगर हम बात करते हैं भाई, तो बुराई क्या होती है, घर्षण की बुराई क्या है। जैसे आप देखते हो भाई कि साइकिल आप चलाते हो, तो थोड़े समय पश्चात साइकिल में क्या होता है भाई, साइकिल बहुत तेज जो है घर्षण के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जब रगड़ती है, एक जो होता है जैसे उपकरण दूसरी वस्तु के उपकरण पर रगड़ता है, घर्षण के कारण ही रगड़ता है, तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो घर्षण में जो होता है, घर्षण के कारण मशीन इत्यादि के पुर्जे जो होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इस स्थिति में घर्षण एक तरीके से क्या है, बुराई है। ठीक, तो घर्षण जो है वो अच्छाई भी और बुराई भी है। ठीक, अब घर्षण की बात हमने बताई आपकी कि घर्षण का मान किस पर निर्भर करता है, तो हमने बताया भाई कि जो घर्षण का मान होता है वो वस्तु की सतह पर निर्भर करता है। सतह जितनी चिकनी और चमकदार होती है, घर्षण बल का मान उतना ही
कम होता है, और सतह जितनी क्या होती, खुरदरी होती है, घर्षण बल का मान उतना ही कम होता है, उतना ही अधिक होता है। ठीक, तो अब यहीं से एक बात और पढ़ लेते हैं तो आगे चलते हैं। घर्षण कम करने के उपाय, घर्षण कम करने के कौन कौन से उपाय हैं? ठीक, घर्षण बल कम करने के उपाय। ठीक, तो घर्षण बल कम करने के उपाय क्या हैं? जैसे सतह खुरदरी है, ठीक, तो घर्षण, जैसे आपकी साइकिल है, साइकिल चलाते हो तो थोड़े दिन पश्चात वो जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, अधिक बल आरोपित करना पड़ता है। तो उस स्थिति में आप क्या करते हो, अपनी साइकिल में ग्रीस या मोबिल का प्रयोग करते हो। ठीक, ग्रीस, मोबिल, है ना, मोबिल या स्नेहक के प्रयोग से। ठीक, स्नेहक के प्रयोग से इतनी चीज़ें हम ले लें, ग्रीस ले लें, मोबिल ले लें या स्नेहक ले लें। इनका प्रयोग अगर हम सतह पर कर देते हैं तो इनके प्रयोग से घर्षण बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अभी ये है बोर्ड है, इस बोर्ड पर तनिक थोड़ा सा आप मोबिल लगा दीजिए तो क्या आप इस पर मार्कर रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। देखा होगा अगर आपके घर में फर्श लगी है और उस पर मोबिल इत्यादि पड़ जाए तो उस पर आप पैर रखें तुरंत स्लिप कर जाते हैं कि नहीं, अर्थात उस स्थिति में घर्षण बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ग्रीस, मोबिल या स्नेहक के प्रयोग द्वारा हम क्या कर सकते हैं, घर्षण बल के मान को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें लगाने से जो सतह होती है वो कितनी हो जाती है, चिकनी हो जाती है, और जब सतह चिकनी हो जाती है तो घर्षण बल का मान कम हो जाता है। ठीक, बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके, वायरिंग जिसे हम लोग बोलते हैं ना, बॉल बेयरिंग के प्रयोग, वायरिंग के प्रयोग द्वारा, देखिए जब वायरिंग हम लगा देते हैं तो एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कने लगती है। क्या होती है, लुढ़कने लगती है, तब भी घर्षण बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा घर्षण कम करने के उपाय, ग्रीस, मोबिल या स्नेहक का प्रयोग द्वारा, बॉल बेयरिंग के प्रयोग द्वारा। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल के प्रकार। ठीक, क्या होते हैं भाई घर्षण बल के प्रकार, ध्यान से समझिएगा। घर्षण बल के प्रकार, ठीक, ये एक होता है भाई स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा होता है हमारा सीमांत घर्षण बल, और तीसरा होता है हमारा सीमांत घर्षण बल। तीसरा होता है हमारा गतिज घर्षण बल। ठीक, ये जो हमारे गतिज घर्षण बल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सर्पी घर्षण बल, ठीक, दूसरा होता है हमारा लोटनिक घर्षण बल, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स एंड रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, लोटनिक घर्षण बल। बहुत सारे क्वेश्चन इनसे सबसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो घर्षण बल हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन सा होता है भाई घर्षण बल के प्रकार, स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, गतिज घर्षण बल। ठीक, और गतिज घर्षण बल दो प्रकार का हुआ, एक हुआ हमारा सर्पी घर्षण बल और एक हुआ हमारा लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ से हम बात करते हैं भाई स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है। तो जैसे ये हमारा एक वस्तु की सतह हो गई, ये मेज हो गई भाई, जैसे हमने मान लिया ये हमारी मेज हो गई। ठीक, ये मेज हो गई भाई। इस मेज पर जो है हमारा एक लकड़ी का गुटका रखा हुआ है, ये लकड़ी का गुटका है भाई। ठीक, ये लकड़ी का गुटका, इसका द्रव्यमान कुछ होगा तो इसका भार किधर कार्य करेगा, mg नीचे की ओर, और जब भार इसका नीचे की ओर होगा तो इस पर प्रतिक्रिया बल किधर कार्य करेगा, ऊपर की ओर कार्य करेगा। ठीक, इस गुटके पर हम F बल लगाते हैं। कितना बल लगाते हैं, F बल। F बल हम लगा रहे हैं इस गुटके को इस पर खिसकाने के लिए। ठीक, अब पता लगा भाई
इस गुटके का द्रव्यमान, जैसे हमने मान लिया गुटके का द्रव्यमान m बराबर 100 किलोग्राम हो गया, या मान लिया m बराबर 50 किलोग्राम हो गया। कितना हुआ? 50 किलोग्राम। हमारे द्वारा जो इस गुटके पर लगाया जाने वाला बल है वो F बराबर 10 न्यूटन है। कितना है? 10 न्यूटन है। गुटके का द्रव्यमान कितना है? 50 किलोग्राम। अगर इसका आप भार निकालेंगे, जी से गुणा करेंगे, 500 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक, इस 500 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, इस पर हम कितना बल लगा रहे हैं? 10 न्यूटन। क्या ये गुटका अपनी अवस्था से विस्थापित होगा? नहीं होगा भाई। क्यों विस्थापित नहीं होगा? क्योंकि रीजन है भाई, इसका भार अधिक है। ठीक, अब इस पर हमने, और यहाँ पर भार भी अधिक है। दूसरी बात कहा जाए कि गुटके और लकड़ी के, ये जो आपकी मेज थी, इसकी सतह के मध्य कार्य करने वाला घर्षण बल अधिक है भाई। ठीक, फिर आपने इस पर बल का मान बढ़ाया, ये भी गति नहीं कर रहा है। फिर आपने बल का मान बढ़ाया, तो बल का मान बढ़ाने के पश्चात ध्यान दीजिएगा भाई, जब अब बल का मान हम बढ़ा रहे हैं तो ये गुटका अपनी अवस्था में अभी स्थिर है। जैसे किस अवस्था में? स्थिर है। तो स्थिर अवस्था में है, तो जब गुटका स्थिर अवस्था में है तो ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे इस पर 10 न्यूटन है, यहाँ पर जो लगने वाला घर्षण बल है वो कितना है? 15 न्यूटन है। ठीक, बल कितना है? 10 न्यूटन। घर्षण बल कितना है? 15 न्यूटन है। समझिए हमारी बात, घर्षण बल कितने न्यूटन है? 15 न्यूटन। बल कितना है? 10 न्यूटन है। तो बताइए भाई, घर्षण बल का मान अधिक है और आपके द्वारा आरोपित किया जाने वाला बल है उसका मान क्या है? कम है। तो यह क्या गुटका गति करेगा? नहीं गति करेगा। बल का मान बढ़ाया, बल का मान 10 से पहुंचा दिया 12 पर, अभी भी गुटका गति नहीं करेगा। 13 पर पहुंचा दिया, तब भी गति नहीं करेगा। अर्थात यह जो बल होगा, अर्थात ये किस अवस्था में है गुटका? विरामावस्था में, स्थित हुई अवस्था में। तो इस अवस्था में वस्तु तथा सतह के मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण बल होता है, उस घर्षण बल को हम कौन सा घर्षण बल कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। कौन सा घर्षण बल कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। तो स्थैतिक घर्षण बल क्या होगा? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर स्थित होगी, एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर स्थित होगी, तो इस स्थिति में दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण बल होता है, वो घर्षण बल हमारा स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। कौन सा घर्षण बल? स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। क्लियर? ठीक, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर विरामावस्था में होती है तो दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण बल होता है वो स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। और एक बात ध्यान देना भाई, स्थैतिक घर्षण बल Fs का जो मान होता है वो जब विरामावस्था में होती है तो आरोपित बल से अधिक होता है। ठीक, विरामावस्था में जब वस्तु होगी, किस अवस्था में? विरामावस्था में अगर वस्तु होगी तो ध्यान देना भाई, जो स्थैतिक घर्षण बल का मान होगा वो आरोपित बल से अधिक होगा। क्लियर? दूसरी बात, जब वस्तु हमारी गति करने लगती, अब भाई हमने कहा इनके मध्य कितना घर्षण बल कार्य कर रहा था? 15 न्यूटन। हमने कितना बल लगाया? 13 न्यूटन बल लगाया, वस्तु गति नहीं कर रही। फिर हमने बल का मान बढ़ाया, बल बढ़ा के 14 न्यूटन किया, वस्तु गति नहीं कर रही। जब बल को बढ़ाकर हमने 15 न्यूटन कर दिया, कितने न्यूटन? 15 न्यूटन किया। तो जब बल को बढ़ाकर हमने 15 न्यूटन किया, 15 न्यूटन घर्षण बल लगा रहा था, अब ये वस्तु गति की अवस्था में आने वाली हो गई। पहले किस अवस्था में थी? विरामावस्था में थी। अब जब हम बल लगाए तो ये गुटका अपने स्थान से हल्का फुल्का हिलने डुलने लगा। जब हिलने डुलने लगा, इसका मतलब ये क्या आने लगा? गति की अवस्था में आने लगा। किस अवस्था में? अभी आया नहीं है, आने वाला भाई, हिलने डुलने लगा है, इसका मतलब गति की अवस्था में आने वाला है। तो इस स्थिति में वस्तु तथा सतह के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है या कार्य करने वाला जो घर्षण बल होता है, उस घर्षण बल को हम कौन सा घर्षण बल कहते हैं? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। क्लियर? तो सीमांत घर्षण बल क्या होगा? वस्तु की गतिकी अवस्था में आने से पूर्व, गति की अवस्था में आने से पूर्व
वस्तु तथा सतह के मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण बल होता है उस घर्षण बल को हम कौन सा घर्षण बल कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। कौन सा घर्षण बल? सीमांत घर्षण बल। तो सीमांत घर्षण बल क्या होगा कि वस्तु का गतिकी सतह में गतिकी अवस्था में आने से पहले वस्तु तथा सतह के मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण बल होता है उस घर्षण बल को हम कौन सा घर्षण बल कहते हैं? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसको भी हम Fs से ही दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Fs से दर्शाते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, सीमांत घर्षण के नियम जैसे पूछा जाए कि सीमांत घर्षण के नियम बताइए। ठीक, तो देखिए जो सीमांत घर्षण बल होता है, सीमांत घर्षण बल के नियम की अगर बात करता तो वही घर्षण के नियम ही लिखते हैं। क्या होता है भाई? जो सीमांत घर्षण बल का मान होता है यह वस्तु के आकार और आयतन पर निर्भर नहीं करता है। सीमांत घर्षण बल का मान नंबर 1 वस्तु के आकार और आयतन पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 2 सीमांत घर्षण बल का मान जो है सतह के चिकनेपन और खुरदर सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है? सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। सतह जितनी चिकनी और चमकदार होती है सीमांत घर्षण बल का मान उतना ही कम होता है, और सतह जितनी खुरदरी होती है सीमांत घर्षण बल का मान उतना ही अधिक होता है। क्लियर? ठीक, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जो ये सीमांत घर्षण बल होता है ये इसका जो मान होता है अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत घर्षण बल Fs जो होता है इसका मान अभिलंब प्रतिक्रिया आर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अभिलंब प्रतिक्रिया आर के मान को जब हम बढ़ाते हैं तो सीमांत घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं, एक नियतांक आता है μs और ये हो जाता है r, जहाँ हमारा जो μs होता है वो कहलाता है वो जो है सीमांत घर्षण गुणांक। क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण गुणांक। ओके, तो अगर सीमांत घर्षण बल पूछा जाएगा तो आप ये कह सकते हो कि वस्तु की गतिकी अवस्था में आने से पहले वस्तु तथा सतह के मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण बल होता है उस घर्षण बल को हम कौन सा घर्षण बल कहते हैं? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। या दूसरी परिभाषा ये कह सकते हैं स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है, चरम मान होता है, वही मान हमारा सीमांत घर्षण बल कहलाता है। इसको हम Fs से दर्शाते हैं। Fs अनुक्रमानुपाती R, इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं, या पहले हम लिख लेते हैं सीमांत घर्षण के नियम। तो सीमांत घर्षण के नियम, पहला नियम हमने क्या बताया कि जो सीमांत घर्षण बल होता है उसका जो मान होता है वह वस्तु के आकार तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। सीमांत घर्षण बल का मान वस्तु के आकार तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, सीमांत घर्षण बल का जो मान होता है वह सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। सतह जितनी चिकनी और चमकदार होती है, सतह जितनी चिकनी और क्या होती? चमकदार होती है, घर्षण बल का मान उतना ही कम होता है, और सतह जितनी खुरदरी होती है घर्षण बल का मान उतना ही अधिक होता है। सतह जितनी चिकनी और चमकदार होगी घर्षण बल का मान उतना ही कम होगा, और सतह जितनी खुरदरी होगी घर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक, नेक्स्ट जो सीमांत घर्षण बल का मान होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियतांक को हटाते हैं, Fs बराबर हो जाता है μsr, जहाँ μs हमारा कहलाता है सीमांत घर्षण गुणांक कहलाता है। क्लियर? अब तीसरे गतिज घर्षण बल की बात करते हैं। हमारा तीसरा जो घर्षण बल होता है वो क्या होता है? गतिज घर्षण बल। ठीक, गतिज घर्षण बल क्या होता है? जब वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गतिमान होती, गतिज का मतलब वहीं से अर्थ निकल रहा है। गतिज घर्षण बल जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण बल होता है उस घर्षण बल को हम कौन सा घर्षण बल कहते हैं? गतिज घर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो गतिज घर्षण बल क्या होगा? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है, गतिमान होती है, तो दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण बल होता है
है उस घर्षण बल को हम गतिज घर्षण बल कहते हैं। ठीक, इसको हम Fk से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Fk से दर्शाते हैं। और जो गतिज घर्षण बल का मान होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया R के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को बताते हैं। एक नियतांक आ जाता है म्यू के R, जहाँ म्यू के कहलाता है गतिज घर्षण गुणांक। गतिज घर्षण गुणांक, क्लियर भाई? म्यू के क्या कहलाएगा? गतिज घर्षण गुणांक कहलाता है। ठीक, अब गतिज घर्षण बल दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सर्पी घर्षण बल और एक होता है हमारा लोटनिक घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल क्या होता है? स्लाइडिंग फोर्स। जैसे सांप जब रेंगता है पृथ्वी पर तो सांप क्या करता है? वो फिसलता है। ठीक, फिसलता है। सर्पी घर्षण बल क्या होता है भाई? जब एक वस्तु जो होती है दूसरी वस्तु की सतह पर बिना लुढ़के फिसलती है। लुढ़के ना, केवल क्या करे? फिसले। जैसे ये हैंड है हमारा, ये इस पर लुढ़क नहीं रहा है, क्या कर रहा है? फिसल रहा है। तो इस स्थिति में दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य जो लगने वाला घर्षण बल होगा उस घर्षण बल को हम कौन सा घर्षण बल कहते हैं? सर्पी घर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो सर्पी घर्षण बल क्या होगा? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बिना लुढ़के हुए फिसलती है तो दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण बल होता है उस घर्षण बल को हम कौन सा घर्षण बल कहते हैं? सर्पी घर्षण बल कहते हैं। ठीक, फिर अगली बात हम करते हैं लोटनिक घर्षण बल की। लोटनिक घर्षण बल क्या होता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बिना फिसले लुढ़कती है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बिना फिसले हुए लुढ़कती है तब दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण बल होता है उसे हम कौन सा घर्षण बल कहते हैं? लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो लोटनिक घर्षण बल क्या होगा? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बिना फिसले हुए लुढ़कती है तो दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण बल होता है वो घर्षण बल हमारा लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक, यहाँ से जो सर्पी घर्षण बल होता है उसका जो मान होता है वो लोटनिक घर्षण बल से अधिक होता है। इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी वस्तु को, ठीक है, फिसला कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। क्यों? जैसे साइकिल है तो साइकिल में आप ब्रेक लगा दो और ब्रेक लगा के बाद साइकिल ले जाओ आप, ठीक, और उसके बाद बिना ब्रेक के आप साइकिल ले जाओ। कब ले जाना आसान होगा? जब आप ब्रेक नहीं लगाए होंगे, साइकिल को ले जा रहे हैं, तब आसान होगा। क्यों? क्योंकि इस समय पहिया लुढ़क रही है। ठीक, पहिया क्या हो रही? लुढ़क रही है। तो पृथ्वी और पहिए के मध्य लोटनिक घर्षण बल कार्य कर रहा है, इसका मान कम होता है। ठीक है, और जब आप ब्रेक लगा लेते हो तो पहिया जो होती पृथ्वी पर फिसलने लगती है। तो इस कंडीशन में पहिया और पृथ्वी के मध्य सर्पी घर्षण बल कार्य करता है। सर्पी घर्षण बल का मान अधिक होता है। ठीक, इसलिए आप को कैसे ले जाना आसान होता है? लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वस्तु को खिसका कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। क्यों? तो आप कहेंगे जब वस्तु को हम लुढ़का कर ले जाएंगे तो इस स्थिति में वस्तु तथा पृथ्वी की सतह के मध्य लोटनिक घर्षण बल कार्य करेगा। जब वस्तु को हम फिसला कर ले जाते हैं तो वस्तु तथा पृथ्वी के मध्य जो होता है सर्पी घर्षण बल कार्य करता है। सर्पी घर्षण बल का जो मान होता है, या ऐसे कह सकते हो लोटनिक घर्षण बल का जो मान होता है वो सर्पी घर्षण बल से कम होता है, इसलिए वस्तु को लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप अपनी साइकिल में, है ना, साइकिल में के पहिए में हवा अगर ज़्यादा रखते हो तब आपको चलाने में आसानी होती है, लेकिन अगर हवा कम होती है तो चलाने में कठिनाई होती है। क्यों? तो भाई जब साइकिल में हवा पर्याप्त होगी तो उस स्थिति में पहिया जो है पृथ्वी पर लुढ़क कर चलेगी। कैसे चलेगी? लुढ़क कर चलेगी। और अगर पृथ्वी यहाँ से लुढ़क कर चलेगी, आराम से चली जाएगी, लेकिन जब हवा कम होगी तो पहिया जो होगी उससे हल्का सा चिपक कर चलेगी। ठीक है, उसको पर्याप्त जो है प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाएगा, इसलिए जो होता है